प्रिय सहभागियों, आदाब, नमस्कार। मूक्स के इस ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म के अंतर्गत पठन पाठन का कार्य जारी है। हम लोग 10वें सप्ताह में हैं। भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 49 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ 10वें सप्ताह के व्याख्यान संख्या 49 के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, हर कक्षा में कुछ नया सीखते सिखाते हैं। आज तक हमने इसके माध्यम से भाषा के बहुत सारे पक्षों से, पहलुओं से परिचय प्राप्त किया है। तो इसी सिलसिले को आज के व्याख्यान में भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले हम पिछले व्याख्यान पर थोड़ी सी संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने आख्यान के संबंध में चर्चा की थी। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने आलेख के संदर्भ में चर्चा की थी। हमने ये जाना था कि यह एक प्रभावशाली विधा है और ये भी जाना था कि ये कैसे लिखा जाता था। तो ये भी जाना था कि ये जो है एक बड़े पटल पर, यानी इसके बहुत सारे माध्यम हैं जिस पर ये प्रकाशित किया जाता है। इसका जो विषय होता है वो फिल्म है, खेल कूद है, व्यापार जगत है, विज्ञान, समाज, राजनीति इत्यादि बहुत सारे इसके विषय बल दिया जाता है। और उम्मीद है कि ये सब आप लोगों ने सीखा होगा और ये व्याख्यान आप लोगों के लिए लाभदायी भी सिद्ध हुआ होगा। तो आज हम व्याख्यान संख्या 49 में जिस विषय को चुन रहे हैं उसका शीर्षक है रिपोर्ट लेखन, परिभाषा, स्वरूप एवं विशेषताएं। हम इस व्याख्यान के द्वारा जिन बिंदुओं को सीखेंगे वो है रिपोर्ट लेखन क्या है, रिपोर्ट लेखन की परिभाषा क्या है, इसका स्वरूप कैसा होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम रिपोर्ट शब्द पर विचार करते हैं। ये जो रिपोर्ट शब्द है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया शब्द है। हिंदी में जो इसका पर्याय है वो प्रतिवेदन होता है और प्रतिवेदन शब्द प्रचलित भी हो चुका है। यानी हिंदी में अधिकांशतः अब रिपोर्ट के स्थान पर प्रतिवेदन शब्द ही चलता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जांच पड़ताल के बाद तैयार किया गया विवरण, और तकनीकी रूप से यह विवरण किसी विशिष्ट अधिकारी या अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें किसी निर्दिष्ट विषय पर पूछताछ के बाद प्रस्तुत की गई पूरी जानकारी होती है। साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी विषय है या जो आवश्यकता है, कोई मामला है, उसको सुलझाने या उसमें सुधार लाने के लिए इसमें संतुलित रूप से सुझाव भी दिए जाते हैं। यानी रिपोर्ट जो है, प्रतिवेदन जो है, वो अंततः मामले को अंत तक ले जाता है। यानी उसको केवल प्रस्तुत ही नहीं करता है बल्कि सुझाव भी
संकेतित करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रतिवेदन है उसका काम जो होता है वो उपलब्ध जानकारी को विस्तृत और अच्छी तरीके से समझ करके सुचारू और व्यवस्थित प्रस्तुति है। यानी वो एक व्यवस्थित रूप से की गई अधिकारी या अधिकारियों या सक्षम व्यक्ति के समक्ष की प्रस्तुति है। एक रिपोर्ट को हमेशा अपने लहजे, भाषा और प्रस्तुति में औपचारिक होना चाहिए, यानी सुनियोजित होना चाहिए। इसमें भटकाव की कोई गुंजाइश नहीं होती है। यह एक विश्वसनीय जानकारी है क्योंकि यह तथ्यों और आंकड़ों से ग्रहण की जाती है। दरअसल रिपोर्ट जानकारी का एक विस्तृत टुकड़ा होता है। प्रत्येक संगठन से अच्छे व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए विभिन्न गतिविधियों की प्रगति और स्थिति पर रिपोर्ट करने की एक प्रथा होती है जो नियमित होती है, यानी उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। रिपोर्ट किसी व्यक्ति या संगठित निकाय जैसे किसी समिति या उप समिति या जांच बोर्ड द्वारा नियमित अंतराल पर या तो सामान्य दिनचर्या में विशेष अवसरों पर उनके वरिष्ठों के यानी जो उनके वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनके निर्देश के अनुसार विशेष प्रकार की जांच इत्यादि करके लिखी जाती है। यह अक्सर प्रबंधकों, सचिवों, लेखाकारों, मुख्य अधिकारियों, यानी कहने का आशय ये है कि जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है और ख़ास तौर से कुछ विशिष्ट क्षेत्र होते हैं जिसमें उसके विशेषज्ञ होते हैं, तो उनके समक्ष अक्सर बिक्री इत्यादि में गिरावट, कुछ परिसरों की उपयुक्तता यानी उसकी प्रासंगिकता, या कोई कार्यालय है तो उसके पुनर्गठन, और अगर किसी लाभकारी संस्था से संपृक्त कार्य होता है तो उसमें जो वैभिन्य होता है उसको भी इंगित करना होता है। उसके इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषय होते हैं और इसी के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। तो हम लोग इसकी परिभाषा पर भी संक्षेप में दृष्टिपात कर लेते हैं। कुछ विद्वानों की और कुछ शब्दकोशों में परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन हम चुनिंदा विद्वानों और शब्दकोश पर दृष्टिपात करेंगे। तो सबसे पहले हम गाइड टू मैनेजेरियल कम्युनिकेशन के लेखक मैरी मुंटर और लिन हैमिल्टन की परिभाषा देखते हैं। वो कहते हैं, रिपोर्ट लेखन एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए जानकारी को चुनने, व्यवस्थित करने, व्याख्या करने और संचार करने की प्रक्रिया है। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रिपोर्ट लेखन से अभिप्राय एक मौखिक या लिखित लेखा जोखा से है जो सुना हुआ, देखा हुआ, अध्ययन किया हुआ इत्यादि होता है। विशेषज्ञ डॉक्टर मित्तल के शब्दों में सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर विभिन्न मामलों की छानबीन के लिए जो जांच समितियां, आयोग अथवा अध्ययन के लिए कोई दल या समूह गठित किया जाता है,
उसके द्वारा जांच के पश्चात प्रस्तुत विवरण होता है, सुझाव होते हैं और सिफारिशें होती हैं, और इन्हीं तीनों का जो समेकित या सामूहिक रूप होता है वही रिपोर्ट लेखन कहलाता है। एक रिपोर्ट जो होती है वो तथ्यों और सूचनाओं का एक तार्किक यानी तर्क पर आधारित रूप होता है। यह सुविख्यात्मक कथन है जो प्रबंध को निर्णय लेने और कार्यों का अनुसरण करने के लिए जानकारी प्रदान करता है। रिपोर्ट किसी विशिष्ट घटना अथवा विषय के बारे में स्थापित तथ्यों की एक व्यवस्थित प्रस्तुति होती है। किसी विशेष मामले अथवा समस्या के बारे में निष्कर्षों और सिफारिशों का यह क्या है, सार या सारांश भी होती है। रिपोर्ट लेखन से तात्पर्य एक दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया से है जो जानकारी को स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट अथवा प्रतिवेदन के कई उद्देश्य होते हैं। ये विभिन्न उद्देश्यों को आधार बना करके प्रस्तुत की जाती है। जैसे कोई प्रोजेक्ट है, उस पर अपडेट प्रदान करना है, उसकी डेटा का विश्लेषण करना है या कतिपय निष्कर्ष प्रस्तुत करना है, तो प्रभावशाली रिपोर्ट के द्वारा ये काम होता है। जब हम कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो उसके लिए आवश्यक ये होता है कि सावधानी पूर्वक हम उसकी योजना तैयार करते हैं, यानी रिपोर्ट के लिए योजना हम तैयार करते हैं, फिर अनुसंधान करते हैं, यानी मटेरियल हम तलाशते हैं, विश्लेषण करते हैं। कैसा हम मटेरियल तलाशते हैं? जो आवश्यक होता है, जिस संगठन के लिए हम प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं उसके लिए हम मटेरियल एकत्रित करते हैं। इसके बाद ये भी गौरतलब है कि एक अच्छी तरह से संरक्षित रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए? सटीक और वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, यानी इसमें भटकाव का कोई मार्ग या कोई रास्ता नहीं चुनना चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष शामिल होना चाहिए, यानी इसको स्पष्ट रूप से विभाजित करके हम तैयार करते हैं। इसमें शीर्षकों, उपशीर्षकों, तालिकाओं, ग्राफ और दूसरी जो दृश्य सामग्री है, यानी जो अन्य सामग्री है, उसमें दृश्य विशेष रूप से है, उसके उचित उपयोग के साथ महत्वपूर्ण बात ये है कि पेशेवर रूप से, यानी पेशेवराना तौर पर इसको सुलभ शैली में लिखा जाता है। कुल मिलाकर जो रिपोर्ट का लेखन है वो साधारण लेखन नहीं है, बल्कि इसके लिए पेशेवर होना ज़रूरी है। ये पेशेवरों के लिए, एक्सपर्ट्स जिसको आप कहते हैं, उसके एक महत्वपूर्ण कौशल के रूप में जाना जाता है। यानी कोई अगर पेशेवर किसी भी पेशे से संबंधित है तो प्रतिवेदन लेखन उसकी एक विशेषता होनी चाहिए, तभी वो अपने कार्य क्षेत्र में सफल होता है। क्योंकि ये जो पेशेवराना उसका अंदाज है, उसकी विशेषज्ञता है, वो जानकारी और उसकी अंतर्दृष्टि, उसकी समझ को
बहुत ही प्रभावशाली रूप में प्रेषित करती है। इसके बाद हम लोग इसके प्रकारों पर भी चर्चा कर लेते हैं कि प्रतिवेदन के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या है? औपचारिक प्रतिवेदन, दूसरा अनौपचारिक प्रतिवेदन। औपचारिक प्रतिवेदन किसे कहते हैं? ये प्रतिवेदन सरकार या किसी संस्था या किसी विशिष्ट अधिकारी के आदेशानुसार किसी कार्य विशेष के संदर्भ में तैयार किया जाता है। इसमें निष्कर्ष तो प्रस्तुत किए ही जाते हैं, उसके साथ सुझाव और संस्तुतियां भी प्रस्तुत की जाती हैं। दूसरा जो है वो अनौपचारिक प्रतिवेदन। ये प्रतिवेदन किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजे जाते हैं, यानी ये पत्र की भांति होते हैं। पत्र की भांति इनको तैयार किया जाता है। इसमें कोई निश्चित, बहुत निश्चित नियम नहीं होता है। चूंकि ये व्यक्तिगत होता है, इसलिए इसमें थोड़ी सी छूट भी होती है। तो दो जो इसके प्रकार हैं आपने देखा। अब हम लोग इसके लेखन की जो प्रक्रिया है उस पर भी हम थोड़ा सा गौर करेंगे। प्रतिवेदन लेखन के स्वरूप, प्रक्रिया की संरचना, प्रक्रिया के समग्र संगठन और लेआउट को संदर्भित करते हैं, जिसमें रिपोर्ट बनाने वाले अनुभाग और उपखंड, उनका क्रम और एक दूसरे से संबंध शामिल है। यानी बड़ी सूक्ष्मता से हम एक एक चीज़ों को इसमें सम्मिलित करते हैं, संदर्भित करते हैं। रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन का जो पहला हिस्सा है वो शीर्षक पेज के रूप में सबसे पहले आता है। उसके बाद हम दिनांक लिखते हैं और तीसरा चरण जो होता है जिसमें आभार, प्रस्तावना इत्यादि होता है, ये प्राकथन के रूप में होता है। इसके बाद विषय सूची पर हम आते हैं और आगे जब हम बढ़ते हैं तो तालिकाओं और चित्रों इत्यादि की सूची हम तैयार करते हैं। मुख्य पाठ में सबसे पहले परिचय देते हुए अनुसंधान के उद्देश्य, पृष्ठभूमि की जानकारी, परिकल्पना, पद्धति, सांख्यिकी विश्लेषण, अध्ययन का दायरा और कारण इत्यादि रेखांकित किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं निष्कर्ष के विवरण पर, जिसमें सारांश का निष्कर्ष, गैर तकनीकी भाषा का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद परिणाम, जिसमें तालिकाओं का चार्ट, सांख्यिकी की प्रस्तुति और डेटा इत्यादि के साथ हम सहायक डेटा का भी प्रयोग करते हैं। और उसके बाद निष्कर्षों की विस्तृत प्रस्तुति इस चरण में आकर के की जाती है। आगे हम परिणामों को स्पष्ट रूप से बताते हुए उसके निहित अर्थों, यानी उसमें जो अर्थ निहित है एवं उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसका जो लक्ष्य है, उसको हम स्पष्ट करते हैं। मुख्य पाठ का अंतिम चरण निश्चित रूप से सार होगा, जिसमें अनुसंधान समस्या, कार्यप्रणाली और प्रस्तुत निष्कर्ष आता है। यानी ये सब सार रूप में आता है। सबसे अंत में परिशिष्ट अर्थात जो तकनीकी डेटा जैसे प्रश्नावली, नमूना जानकारी और गणित इत्यादि अगर विषय से संपृक्त है तो उसकी व्युत्पत्तियों को भी यहाँ पर दिया जाता है।
और अंत में जो स्रोत होते हैं, या इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि कहाँ से ये सारी चीज़ें आई हैं, तो उसकी जो ग्रंथ सूची है, यानी वो कहाँ से लिया गया है, उद्धरणों को कहाँ से हमने लिया है, उसके लिए हम एक ग्रंथ सूची तैयार करते हैं, उसका विवरण देते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये प्रक्रिया है, और इसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो एक अच्छी रिपोर्ट या प्रतिवेदन तैयार हो जाता है। अब इसकी विशेषताओं पर भी थोड़ी सी विस्तार से चर्चा कर लेनी चाहिए। रिपोर्ट लेखन का संबंध घटना या प्रकरण विशेष से होता है, ये आप लोग अब तक समझ गए होंगे। और इसका उद्देश्य जो है वो सच्चाई को सामने लाना होता है। संबंधित घटना या प्रकरण का विवरण एक स्वतंत्र जांच समिति या दल या आयोग द्वारा एक निश्चित एवं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत इसमें तैयार किया जाता है। इसमें घटना की पुनरावृत्ति की संभावना को रोकने के लिए सुझावों की प्रस्तुति की जाती है, और इतना ही नहीं, उसके लिए अनुपालन के निर्देश भी प्रेषित किए जाते हैं। यानी केवल सुझाव नहीं, बल्कि उसका हल क्या हो सकता है। प्रमाण आलेखन करना, इसका अभिप्राय, विवरण, सूचना, शिकायत इत्यादि दर्ज करवाना होता है। और इसका जो मूल उद्देश्य है उसको प्रतिवेदन में परिभाषित करना चाहिए। किसी रिपोर्ट की सटीकता इस तथ्य में भी निहित होती है कि वो कितना सुगठित है। यानी इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि सटीकता जो है वो रिपोर्ट को एकता प्रदान करती, उसे एकत्व प्रदान करती है। और अगर इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो ये मूल्यवान दस्तावेज के रूप में उपयोगी सिद्ध होती है। और गौरतलब ये है कि प्रस्तुत की गई जो रिपोर्ट या प्रतिवेदन है उसमें जो भी तथ्य हैं वो प्रामाणिक के साथ साथ प्रासंगिक भी होने चाहिए। यानी केवल प्रामाणिक होना आवश्यक नहीं है, बल्कि जिस प्रसंग को आधार बना करके रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जा रहा है उसके आधार पर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट जो है वो विभिन्न हितधारकों द्वारा पढ़ी जाती है। अच्छी रिपोर्ट हमेशा पाठोन्मुख होती है, पठनीय होती है। यानी कहने का आशय ये है कि ये आसान होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। तो किसी भी प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए जो शब्द जालों की तकनीकी होती है उससे बचना चाहिए। यानी उसको जटिल रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये जो हितधारक हैं उनकी समझ में नहीं आएगी। तो कहने का आशय ये है कि ये एक सरल भाषा में होनी चाहिए। एक अच्छी रिपोर्ट का संदेश स्वव्याख्यात्मक होना चाहिए और रिपोर्ट जो है बहुत लंबी ना हो, यानी संक्षिप्त हो। जब आप लंबी रिपोर्ट लिख देंगे या प्रस्तुत करेंगे तो ऐसा भी संभव है कि वो जो अधिकारी है उसकी, यानी जो उसको देख रहा है, उसकी रुचि से जुड़ करके या अरुचि से जुड़ करके उसे प्रभावित कर सकती है। रिपोर्ट के अंत में जो सिफारिशें हैं वो निष्पक्ष होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए
व्यक्तिगत जो भावनाएं होती हैं उन व्यक्तिगत भावनाओं से रिपोर्ट परे होनी चाहिए, यानी उसमें व्यक्तिगत भावना का कोई स्थान नहीं होता है। पाठक के मन पर प्रभाव डालने के लिए, यानी जो उसको पढ़ रहा है, इसकी जो संरचना सामग्री है उसको टाइप करिए और प्रस्तुति जो इसकी शैली है यानी डिज़ाइन भी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रिय सहभागियों, एक प्रतिवेदन का उदाहरण या स्वरूप मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। मोहल्ले के राशन दुकानदार के विरुद्ध ज़िला आपूर्ति अधिकारी को शिकायती प्रतिवेदन कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम पता लिखते हैं, बारा साहित्य सदन, सुरेश कुमार, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। सेवा में ज़िला पूर्ति अधिकारी अलीगढ़। अब आप मुख्य विषय पर आते हैं। महोदय, मैं आपका ध्यान मोहल्ला साहूकार के सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार की अनियमितताओं की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उक्त वितरक नियत समय पर दुकान नहीं खोलता है और ना ही बंद करता है। परिणामतः लोगों को सामान खरीदने के लिए बार बार दुकान का चक्कर लगाना पड़ता है। इस प्रकार लोगों का काफ़ी समय नष्ट हो जाता है। उसकी दूसरी शिकायत ये है कि वह कम तौलता है और खाद्य पदार्थों में मिलावट भी करता है। लोगों के प्रति उसका व्यवहार ठीक नहीं है, सबसे अकड़ करके और बुरी तरह से बात करता है। इस संबंध में आपसे निवेदन है कि इस मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके। अंत में धन्यवाद, दिनांक और भवदीय का हम उल्लेख करते हैं। तो इस प्रकार से उदाहरण के साथ मुझे आशा है कि प्रतिवेदन जैसे जटिल विषय को, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप लोगों ने सहजता से आत्मसात कर लिया होगा। आशा है कि आपको एक अच्छे प्रतिवेदन के लिए जो नियमावलियाँ होती हैं वो समझ में आ गई होंगी। लेकिन यहाँ भी मैं कहना ये चाहूँगा कि दरअसल ये भी अभ्यास पर आधारित होती है। आपका जितना अभ्यास होगा उतना ही आप रिपोर्ट लेखन में सक्षम होंगे। तो अब हम उत्तरमाला व्याख्यान संख्या 48 आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले का उत्तर अ, दूसरे का ब, तीसरे का दा, चौथे का अ और पांचवें का दा। अंत में स्वमूल्यांकन हेतु सदैव की भांति प्रश्न भी हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न जो हमने तैयार किया है वो ये है, अंग्रेजी के रिपोर्ट का हिंदी पर्याय क्या है? अ, प्रतिवेदन, ब, निवेदन, स, आवेदन, द, समाचार। प्रश्न नंबर 2, प्रतिवेदन किसे लिखा जाता है? अ, पिता को, ब, अध्यापक को, स, अधिकारी को, द, नेता को। प्रश्न नंबर 3, प्रभावशाली प्रतिवेदन के लिए आवश्यक है अ, योजना, ब, अनुसंधान, स, योजना सूची, द, सभी। प्रश्न नंबर 4, जांच पड़ताल के बाद तैयार किया गया विवरण क्या कहलाता है? अ, आवेदन, ब, प्रतिवेदन, स, आलेख, द, तंज। अंतिम प्रश्न है, औपचारिक प्रतिवेदन किसे लिखा जाता है? अ, सरकार को, ब, किसी संस्था को, स, किसी विशिष्ट अधिकारी को, द, इनमें से सबको।
तो इस प्रकार से पांचों प्रश्न को देखिए, इस पर विचार करिए, इसका उत्तर अगले व्याख्यान में आपको दिया जाएगा। आप इस व्याख्यान में आरंभ से लेकर के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहे, बने रहे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।